हेलो एवरीवन, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी में आज हम इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सिर्फ बेसिक नहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थ्योरी के कॉन्सेप्ट से, उनको भी कंसीडर करेंगे। और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं ये चीज़ें। आज हम वो पढ़ने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, पहले ही बता दूं। चलो जी चलते हैं। तो अब हम इसमें इंट्रोडक्शंस के साथ स्टार्ट करते हैं, और इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते ही हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पता चलता है द टर्म प्रोबेबिलिटी इज ऑल लाइकहुड। जितनी भी टर्म हम प्रोबेबिलिटी की यूज करते हैं वो सारी क्या है, लाइकहुड है, मतलब एक चांस है। ठीक है जी, एक चांस है। अब ये ऑड इन फेवर भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है। वो चांस हमारे फेवर में भी होता है, अगेंस्ट भी हो सकता है। लेकिन जो इसका ओरिजन है, प्रोबेबिलिटी का जो ओरिजन है, वो जो ओरिजन निकला था वो निकला था हमारा किससे, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, दे हैव, अगर आप यहाँ देखें तो लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये रहा, द टर्म प्रोबेबिलिटी इन ऑल लाइकहुड चांस, दे हैव देयर ओरिजिन इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नाउन एज प्रोबेबिलिटी। शुरुआत में इसको ब्रांच माना गया था मैथमेटिक्स की, लेकिन इसके बाद इन रिसेंट टाइम प्रोबेबिलिटी हैज developed itself into a full-fledged subject and become an integral part of statics। अब ये फुल फ्लैच एक सब्जेक्ट बन चुकी है और इंटीग्रल पार्ट है किस चीज का, एक मुख्य पार्ट है स्टैटिक्स का। इसी के साथ साथ ये किस चीज की थ्योरी है, टेस्ट ऑफ, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेटिक्स एंड एस्टिमेशन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम जो चीजें पढ़ते हैं वो क्या है, हम हाइपोथेटिक्स रखते हैं और एस्टिमेट यानी कि अंदाजा लगाते हैं किसी चीज का या संभावना जताते हैं, उस चीज को निकालने के ऊपर ये बेस है पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के इसके आगे इसको ब्रॉडली दो डिविजन्स में बांटा गया। टू ब्रॉड डिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी, अ सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन पर्सनल जजमेंट एंड एक्सपीरियंस। ये पर्सनल जजमेंट और एक्सपीरियंस पर होती है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सच एज सच इट्स मे बी इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल बिलीफ। और ये किससे इन्फ्लुएंस कर जाती है, पर्सनल बिलीफ से इन्फ्लुएंस हो जाती है, साथ ही साथ पर्सनल एटीट्यूड से भी। और किसी भी पर्सन के जो द्वारा जब अप्लाई की जाती है तो उसका एस्पेक्ट डिफरेंट हो सकता है और अदर पर्सन का डिफरेंट हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, however in the field of uncertainty this would be quite helpful and being applied in the area of decision making management। डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट में ये बहुत हमें हेल्प कर देती है, क्वाइट हेल्प करती है वहाँ पे हमें। और इसका कोई वो है नहीं किसके उसमें फील्ड्स में, अनसर्टेनिटी के फील्ड में। अब सब्जेक्टिव जो प्रोबेबिलिटी है इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर प्रेजेंट डिस्कशन। लेकिन जो सब्जेक्टिव जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे अभी प्रेजेंट अभी के डिस्कशन में नहीं है, मतलब सीए फाउंडेशन में हमें नहीं पढ़नी सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, हमें जो पढ़नी है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इन द रिमेनिंग सेक्शन। अब हम जितना भी आगे पढ़ेंगे उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे है, हम ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ना कि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है, पर इसमें पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस और जजमेंट के ऊपर डिपेंड है, इन्फ्लुएंस हो जाती है पर्सनल बिलीफ एटीट्यूड से और अप्लाई करने के तरीके से। इसका जो एरिया है अनसर्टेनिटी के बेस पे हम जब देखते हैं इसकी फील्ड में, तो वहाँ पे हमें सिर्फ डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट के बारे में पता लगता है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है, ये हम अपने आगे सीए के आगे लेवल्स में पढ़ लेंगे। अभी फाउंडेशन में हमारे लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ही इम्पॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे आता है रेंडम एक्सपेरिमेंट। अब रेंडम एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या है, एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट may be described as a performance that produce certain result। कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कुछ परफॉर्म करके कुछ रिजल्ट दिखाता है उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। फिर आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इसको हम कहते हैं एन एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड टू बी रैंडम इफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंड ऑन चांस ओनली। कि अगर कोई चीज़ डिपेंड करती है सिर्फ चांस के ऊपर तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। नहीं समझ आए तो ये एक लाइन यहाँ पे और है, वो देखो समझ में आएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू से इन एडवांस,
मतलब कि आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसको एडवांस में नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। एग्जाम्पल में जैसे आपने दो कॉइन टॉस किए और उसमें दो साइड्स हैं, हेड और टेल। आप पहले ही एडवांस में थोड़ी कह सकते हो कि भाई हेड आएगा, श्योरिटी नहीं है ना। इक्वल चांसेस हैं दोनों के आने के, बट आप पहले ही एडवांस में नहीं बता सकते कि हेड आएगा, टेल आएगा, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा, नहीं बता सकते। इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट यहीं तक लिमिटेड था? नहीं भाई, डाइस फिर भी है। डाइस में अगर मैं एक बार रोल करूँ डाइस को, तो आप क्या बता सकते हो पहले से अंदाजे से? अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट थोड़ी बता सकते हो कि ये नंबर आने वाला है, नहीं बता सकते ना। ऐसे ही जब एक 52 कार्ड्स का पैकेट होता है, उसमें से आप नहीं बता सकते कि वे ब्लैक स्प्रेड आएगा या फिर रेड डायमंड आएगा, क्या आने वाला है आप नहीं बता सकते एडवांस में। ठीक है, वो सारे रेंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब इसके बाद हमें जानना है इवेंट के बारे में। तो इवेंट जब होता है ना, जब कोई रिजल्ट और आउटकम निकाला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो उसको इवेंट कहा जाता है। द रिजल्ट और आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नाउन एज अ इवेंट। हम उसको इवेंट कहते हैं जब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से कोई रिजल्ट या फिर आउटकम्स निकाला जाता है, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट में से निकालते हैं, तब हम उसको इवेंट कहते हैं। ओके, समटाइम इवेंट में बी कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स। इवेंट्स को आगे दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया। पहला सिंपल और एलिमेंट्री, दूसरा कंपोजिट और कंपाउंड। जब मैं सिंपल और एलिमेंट्री की बात करता हूं, तो इसमें एक इवेंट को दोबारा से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, मतलब कि एक इवेंट एक बार हो गया तो उसको दोबारा परफॉर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जब मैं कंपोजिट और कंपाउंड की बात करता हूं, तो इसमें अगर एक इवेंट हैपन हो चुका है तो मैं उसको दोबारा से कर सकता हूँ। ठीक है जी, एक बार इसमें डेफिनेशन पढ़ लो। एन इवेंट इज नाउन टू बी सिंपल इफ इट इज कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू फर्दर इवेंट। उसको दोबारा एक फर्दर इवेंट में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, जैसे कि उन्होंने बोला है टॉसिंग अ कॉइन वंस, एक बार किसी कॉइन को उछालना, प्रोवाइड अस टू सिंपल इवेंट्स नेमली हेड एंड टेल। तो हमारे पास दो ही सिंपल इवेंट आएंगे, हेड और टेल। अगर अगर मैं अदर हैंड पे बात करूं किसकी, कंपोजिट की, तो कंपोजिट इवेंट क्या होता है? इज वन दैट कैन बी डिकम्पोज इनटू टू और मोर इवेंट, जिसको बाद में डिकम्पोज किया जा सकता है, कितनी बार, दो तीन बार या ज्यादा बार भी उसको डिकम्पोज किया जा सकता है। जैसे गेटिंग अ getting a head when a coin is tossed twice in an example of decomposite event। कि अगर एक कॉइन को दो बार उछाला जाता है तो ये क्या है, उसको दो बार उछाला जाता है, मतलब एक कॉइन को मैं दोबारा से डिकम्पोज कर रहा हूँ, मतलब उसको फिर दोबारा से टॉस कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या हो गया, कंपोजिशन इवेंट हो गया। और ये क्या होता है, इट्स कैन बी स्प्लिट इनटू द इवेंट, और ये इवेंट को स्प्लिट कर देता है, आपस में चेंज कर देता है। जैसे कि पहला, अगर मैं दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करता हूँ तो क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, और टेल और हेड भी आ सकता है। और ये दोनों ही क्या है, अगर इनको मैं इंडिविजुअली देखूं तो एलिमेंट्री इवेंट है, लेकिन जब मैं इन दोनों को एक साथ देखता हूं तो ये क्या होता है, कंपोजिट, या फिर मैं कहता हूँ कंपाउंड इवेंट। ठीक है, चलो जी, इसके आगे चलते हैं। आगे हमें देखने को मिलता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकम्पेटेबल इवेंट। अब इसको इनकम्पेटेबल इवेंट आप याद रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के नाम से। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होता है, मैंने इसके ऊपर स्टार लगाया हुआ है तो हम साइड में देख लेते हैं क्या होता है। टू इवेंट्स ए एंड बी, दो इवेंट्स है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो क्या होगा, तो उसमें जो इंटरसेक्शन है वो जीरो होगा। तो इंटरसेक्शन इसके अंदर जीरो हो जाएगा, इसके अंदर कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। और साथ ही साथ में इसमें जो यूनियन होगा वो क्या होगा, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर मैं यूनियन निकालूं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, तो क्या निकलेगा, मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ठीक है, इसमें इंटरसेक्शन नहीं होगा। ओके, अब ये तो हमने फार्मूला और उसके हिसाब से देख लिया। अब इसकी एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन कहती है ए सेट ऑफ इवेंट, अगर कोई इवेंट घट रहा है जिसमें इवेंट ए बी और ये मतलब एक दो तीन इवेंट घट रहे हैं, इज नाउन टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ नॉट मोर देन वन ऑफ देम कैन अकर साइमल्टेनियसली, कि भाई एक से ज़्यादा वो दोबारा नहीं हो सकता, दूसरा इवेंट उसके साथ साथ नहीं परफॉर्म हो सकता, तब उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाता है उसे। ठीक है जी, ओके।
अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पे जो अक्रेंस टाइमिंग होती है ना, वो बराबर होनी चाहिए। मतलब एक कॉइन अगर मैं एक बार टॉस कर रहा हूँ तो मतलब एक तरीके से समझ लो ये सिंपल इवेंट होता है ना, उसी के अंदर पाया जाता है ज्यादातर। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट के पास भी स्टार है तो मिस साइड में लेके जाके देखते हैं तो क्या है, टू इवेंट ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इफ, अगर उनका जो इंटरसेक्शन है वो सॉरी यूनियन है वो वन होगा। अगर उनका यूनियन वन होगा, दो इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी का यूनियन वन होगा, तब वो क्या होगा, एग्जॉस्टिव इवेंट। अब एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें एक इवेंट अगर एक बार हैपेंड हो जाए तो ये जरूरी है कि एक इवेंट तो होगा ही होगा। अगर मैं कुछ परफॉर्म करने जा रहा हूँ तो उसमें एक ना ये चीज होती है कि भाई ये वाली कंडीशन तो होगी ही होगी, अदरवाइज दूसरी हो या ना हो, उसमें कुछ ना कुछ तो हैपनिंग होगी ही होगी। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। द इवेंट, इन्होंने एक इवेंट्स दे रखा है, A1, A2, A3 are known to form an exhaustive set if one of these event must necessarily occur, कि भाई एक इवेंट तो इनमें से होना ही चाहिए। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, टू इवेंट हेड एंड टेल। एक कॉइन को मैं टॉस करूंगा, एक कॉइन टॉस करता हूँ, एक बार टॉस करता हूँ तो दो इवेंट आते हैं हेड और टेल। अब मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा नहीं है कि कॉइन खड़ा हो जाएगा, मतलब फ्लैट नहीं होगा यार, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, हम उसको मानते भी नहीं है। तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, एग्जॉस्टिव इवेंट, कि भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एग्जॉस्टिव इवेंट के अंदर एक चीज और होती है, इसके अंदर से हमारा एक फॉर्मूला निकलता है कि हैपनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी प्लस नॉन हैपनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू वन। ये होता है हैपनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉन हैपनिंग ऑफ, एक मिनट, पेन मेरा लिखा ही नहीं दे रहा है तो ठीक है अब लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, ये बार लग गया, हटा देता हूँ, पूरा ही हट गया, चक्कर क्या है। अब ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, एक हैपनिंग होने की और नॉट हैपनिंग होने की, इन दोनों का जो सम है वो इक्वल्स टू वन होता है। एक इवेंट हो रहा है दूसरा ना हो, उन दोनों का अगर मैं सम कर लूँ तो वो वन होता है। चलिए, अब आता है इक्वल लाइकली इवेंट और म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट और इक्वी प्रोबेबल इवेंट। ये इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसमें क्या होता है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उनके जो चांसेस होते हैं होने के वो बराबर होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि दो बार से ज्यादा हो जाएगा, तीन बार हो जाएगा, चार हो जाएगा और एक एक ही बार हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। जब सबके चांसेस हैं वो बराबर होंगे। जैसे कि मैं लेता हूँ एक डाइस, एक डाइस लेता हूँ और डाइस को मैं क्या करूंगा, अगर मैं टॉस करूँ तो क्या आएगा, वन, सॉरी डाइस, क्या कह रहा हूँ मैं, डाइस को टॉस नहीं कर सकते, उसको रोल करते हैं, ठीक है, थ्री फोर फाइव सिक्स यही तो आ सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इसके अलावा कुछ और आ जाएगा। और इन सब के आने के चांसेस, अगर मैं एक बार करूं, एक बार उसको रोल करूं तो क्या हो सकता है, वन आने के कितने चांसेस है, एक बार ही वन आ सकता है, या फिर एक बार टू भी आ सकता है, थ्री आ सकता है, इन सबके चांसेस वन वन है कि एक बार ही आएगा अगर मैं एक बार टॉस करता हूं तो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक डाइस है जिसकी चार साइड्स पे तो ए लिखा हुआ है और यहाँ वाली साइड्स पे बी और यहाँ वाली साइड पे सी लिखो, अब मैं इसको रोल करूँ तो सबसे ज्यादा चांसेस है ए आने के, है ना। तो ए आने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि मैंने ज्यादातर साइड्स पे ए लिखा है, चार साइड्स पे ए लिखा है ऊपर, और जो उसका बॉटम है वहाँ पे बी और सी लिखा है। तो ऐसे इवेंट को हम इक्वल लाइकली नहीं कहते हैं। इक्वल लाइकली वही इवेंट होगा जिसमें उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, वो सब के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, सब कुछ इक्वल होगा, उसको हम कहेंगे कि भाई ये हो इक्वल प्रोबेबिलिटी है। इसके अंदर एक चीज और होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हैपनिंग इक्वल्स टू, बराबर होती है। आगे जो भी प्रोबेबिलिटी आती रहेगी वो सब एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें पढ़ना है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और द पायरल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब जब शुरुआत में जब हम प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी, इनिशियली जब हम लोग पढ़ने लगे थे इसको, तो हम कैसे पढ़ते थे, इसको हम बोलते थे कि भाई जो जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना वो फाइनाइट होने चाहिए, एंड जो है हमारे वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है जी। वो ऐसा ना हो इन्फिनिटी हो, और सारे के सारे एक चीज एज्यूम कर लेते हैं कि वो इक्वल लाइकली होने चाहिए, सबके हैपनिंग होने की जो चांसेस है वो सभी के बराबर होने चाहिए। अगर एक टाइम में एक बार उस चीज को किया जाए तो होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये
ये चीज़ें हमें अज्यूम करके चलते थे। इसी से ये फार्मूला निकला, जिसको हम कई बार ये भी कहते थे, इट डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हैपनिंग फेवरेबल टू द टोटल नंबर ऑफ इवेंट। इसको हम कई बार ये कहते थे ना कि भाई जितने चांसेस हैं होने के वो ऊपर, टोटल इवेंट वो नीचे, टोटल इवेंट और हैपनिंग इवेंट जितने हो सकते हैं एक ट्रायल में, इस तरीके से हम इसको लिखते थे। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसके साथ साथ हमें अब एक चीज़ और देखनी है, वो क्या है, वो ये है इसकी लिमिटेशन। इसके कुछ डीमेरिट्स थे क्लासिकल डेफिनेशन की। जो प्रोबेबिलिटी थी क्लासिकल डेफिनेशन की, कुछ डीमेरिट्स और लिमिटेशन थे। वो क्या था कि भाई एक तो ये था कि जो नंबर ऑफ एन था ना, वो फाइनाइट होना चाहिए। तो यही है, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ इवेंट इज फाइनाइट। मतलब कम होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो इसको फाइंड नहीं कर सकते। अगर वो एन ज़्यादा निकल जाए, एन इन्फिनिटी आ जाए या ज़्यादा आ जाए, तो उसको फाइंड नहीं कर सकते। 2 4 6 तक ही हम उसको फाइंड कर सकते थे। जैसे कार्ड हो गया, डाइस कार्ड, और ये जो थे अपना कॉइन वगैरह, ये यहीं तक लिमिटेड थी। अब ये नहीं है कि 1,000 कॉइन एक साथ टॉस कर दिया है तब ये प्रोबेबिलिटी फेल हो जाती है। ठीक है, एक लिमिटेड, जैसे 5 कर दिए, 4 कर दिए, जो इजीली हो सकते हैं उन तक ही सीमित थी ये। ठीक है, इट कैन बी यूज ओनली व्हेन द इवेंट आर इक्वल लाइकली। और ये कब हो सकता था, जब इवेंट इक्वल लाइकली या इक्वल प्रोबेबल हो। इसके अलावा इसको नहीं किया जा सकता। ये अजम्पशन भी थी इसकी, यही इसकी अजम्पशन थी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की। और इसमें एक और क्या था, दिस डेफिनेशन हैज अ लिमिटेड फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन। इसके लिमिटेड फील्ड्स थे, कौन कौन से थे, लाइक कॉइन, टॉसिंग कॉइन, डाइस थ्रोइंग, ड्रॉ कार्ड्स, एक्स्ट्रा। यहीं तक प्रोबेबिलिटी लिमिटेड थी, इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया। कब तक, पायरल नॉलेज की हम बात करें तब, जब ये इन एप्लीकेबल होती थी ज़्यादातर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इसके साथ साथ इसकी कुछ कंडीशन भी थी। वो ये कंडीशंस है, पहली कंडीशंस क्या कहती थी इसके साथ साथ क्लासिकल डेफिनेशन में, वो ये कहती है कि जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो लाई करेगी बिटवीन 0 और 1 के बीच में। मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होगी। और इसमें अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो समझ लेना इम्पॉसिबल इवेंट है, ये कभी हो भी नहीं सकता। अगर वो 1 आ जाए तो इसका मतलब होता था कि ये श्योर इवेंट है, होगा ही होगा। और कभी कभी अगर इवेंट 0.5 से ज़्यादा आ जाए तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। 0.5 से कम आए तो उसके इवेंट के चांसेस होने के कम होते थे। उसी से फॉर्मूला निकला कि अक्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी और नॉन अक्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1, जो कि फॉर्मूला यहाँ पर। ठीक है जी, इसमें क्या था, नॉन अक्रेंस ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाय, ए के ऊपर ये जो आप रेस्ट ऑफिस देख रहे हो, इसको हम डैश कहते हैं। ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये सी वाला, और या फिर ए के ऊपर ये बार है, हम इसको भी ए बार, ए डैश, इस तरीके से कहते हैं। इनवर्स भी कह देते हैं। इट इज नाउन एज अ कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए मतलब जो नॉट हैपनिंग प्रोबेबिलिटी है वो। तो इसमें ये कहता है कि भाई अगर इन दोनों का सम कर लें, म्यूचुअली एक्सॉस्टिव और एक्सक्लूसिव होंगे, जब ये इवेंट, जब ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होंगे तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। हैपनिंग प्रोबेबिलिटी और नॉन हैपनिंग प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होगा। कब होगा, जब इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तब। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी से एक चीज़ पता चली कि भाई अगर मुझे नॉन हैपनिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल में से हैपनिंग वाली माइनस कर दूंगा, आ जाएगा। अब हैपनिंग प्रोबेबिलिटी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कि भाई जितना मेरा हैपनिंग होने के चांसेस हैं वो ऊपर और टोटल चांसेस नीचे। फिर इसका 1 में से माइनस करूंगा तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, तो ये हो जाता है। इसको मैं एक्चुअली में ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल नंबर माइनस टोटल इवेंट, सॉरी टोटल इवेंट डिवाइडेड में टोटल इवेंट में से माइनस कर दूंगा मैं हैपनिंग वाला, तभी आ जाएगा मेरा। ठीक है जी, आगे चले, इतना समझ आया, ठीक है। इसी से एक चीज़ निकली, रेशो। क्या निकला, ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट, ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट। आप इसको ध्यान मत दो ये क्या है, ये सब इसी से निकल के आया है। अब ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर का मतलब याद रखना, फेवरेबल ऊपर डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल चांसेस नीचे। ऑड अगेंस्ट में एक हैपनिंग ना होने के चांसेस ऊपर, अनफेवरेबल नीचे, फेवरेबल उसके होने के चांसेस नीचे आएंगे। बस आपको ये याद रखना है और आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है जी, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी तक यही हम इतना ही
रखते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जाते जाते मैं बता देता हूँ, वो आपके बहुत काम आने वाली है। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो बहुत यूजफुल होगी। वो क्या चीज़ है, वो ये देखो। ये जो प्रोबेबिलिटी की है ना, एक तो हमें पता चल गया टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 है। इसके साथ साथ अगर हमें आउटकम फाइंड करने हो, कितने आउटकम्स बनेंगे, फाइंडिंग टोटल आउटकम किसके अंदर, अगर कॉइन के अंदर निकालने हो तो हम लिखते हैं 2 की पावर है। उससे टोटल नंबर हमें पता लग जाता है, टोटल कितने इवेंट हो रहे हैं या फिर टोटल कितने आउटकम्स आ रहे हैं। डाइस में निकालने हो तो हम कर देते हैं क्या, 6 की पावर है। इससे हमें निकल जाता है। अगर 2 कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो कितने आउटकम आएंगे, 2 की पावर 2 कर दो 4, मतलब 4 आउटकम आएंगे। 3 कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो 8। इस तरीके से पता लग जाता है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे आप इवेंट निकाल सकते हो, उसके टोटल इवेंट या फिर टोटल आउटकम आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है, ये क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे कॉइन और डाइस वाले। कार्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होती है, उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कार्ड खेले ही नहीं होते। हमारे ज़माने में तो यार बच्चे बच्चे खेल लेते थे, आजकल तो उसको एक बैड हैबिट बोलते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड टोटल कार्ड है 52 होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ ब्लैक है और कुछ रेड है। तो मैं बता दूं, 26 रेड कार्ड है और 26 ब्लैक है। ब्लैक के अंदर भी 2 कैटेगरी बन जाती हैं और रेड के अंदर भी 2 कैटेगरी बन जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर आते हैं हार्ट, रेड, HEART, हार्ट। हार्ट के 13 कार्ड होंगे और 13 कार्ड इसमें होंगे डायमंड के, डायमंड। और इस ब्लैक में, अच्छा हार्ट बना तो कैसे होता है, हर कार्ड पे ना ऐसा बना होता है, और डायमंड ऐसा होता है, इसको हिंदी में ईट वगैरह कहते हैं। ठीक है, अब ब्लैक पे आते हैं। ब्लैक में होगा स्प्रेड, स्प्रेड जिसको हिंदी में हुक्म कहते हैं, कुछ ऐसा बना होता है। और क्लब, क्लब के भी 13 और ये भी 13। क्लब कैसा होता है, क्लब ऐसा होता है, कुछ लोग इसको ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। अब ये चीजें पता चलेगी, 13 कार्ड इसके, 13 कार्ड इसके, 13 कार्ड इसके, 13 कार्ड इसके, टोटल मिला के वो हो जाते हैं 13। ओ सॉरी 13 कह रहा हूँ, 13 हो जाता है 52 टोटल हो जाता है। अब इसके अंदर ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो आती है वो आती है इनके नेम्स में। इसमें किस तरीके के कार्ड होते हैं, एक के बताऊंगा, वो सब में ऐसे ही होते हैं। पहला होता है एक, एक, इसको हम कहते हैं 1, यानी कि इक्का। इसके बाद तुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, 6, 7, 8, 9, 10, इनको अजीब अजीब से नाम बोलते हैं, इक्की, तुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, चिक्की, सत्ती, अट्ठी, नुक्की, टहला, 10 को। फिर उसके बाद आता है जैक, फिर आता है जैक, फिर आती है क्वीन, और उसके बाद आता है किंग। ये 13 कार्ड होते हैं जो इसी सीरियल में लगे होते हैं हर पैक में। अब ऐसे ही रेड के अंदर होंगे। अब ये 13 कार्ड किस चीज़ के हैं, हार्ट के हैं। हार्ट का एक, हेड की, दुग्गी, तिक्की, चौकी, पंजी, चिंगी, सत्ती, अट्ठी, नुक्की, थैला, जैक, क्वीन और किंग, ये सब किसके हैं, हार्ट के। ऐसे ही इसमें 13 कार्ड होंगे सेम नेम से, और वो किसके होंगे, डायमंड के। ऐसे इसमें 13 कार्ड होंगे, वो किसके होंगे, स्प्रेड के। और ऐसे ही इसमें होंगे, वो किसके होंगे, क्लब के। ठीक है, इन सब के अंदर इसी नाम से 13 13 कार्ड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम उससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे क्या, एक तो हमारा रह गया है भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसके कुछ सम्स रह गए हैं, डायग्राम्स रह गया है, डायग्राम से कैसे निकालते हैं। और हमारा जो रह जाएगा वो रह जाएगा एक्सपेक्टेशंस प्रोबेबिलिटी। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।